हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये देखा था कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं जो बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती, मींस Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई। क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और मैंने बताया था कि चार्ज जो है वो थोड़ा सा और उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मींस जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो आज हम लोग देखते हैं कि चार्ज और मास जो कि दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चार्ज वर्सेस मास। ठीक है, तो पहला अगर आप डिफरेंस देखो, चार्ज की बात करो, एक तरफ चार्ज ले लेते हैं, एक तरफ मास ले लेते हैं। ठीक है, तो मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी और चार्ज भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर आप पहली चीज देखो तो चार्ज जो है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ठीक, चार्ज में भी पॉजिटिव, निगेटिव या फिर न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला डिफरेंस, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज that can be quantized। ठीक है, क्वांटाइज मींस वो क्वांटिटी जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो, बट मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। मास चेंज हो सकता है। ठीक है, मास फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। तीसरा डिफरेंस, चार्ज जो भी किसी बॉडी पे होता है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता या वैरी नहीं करता ठीक उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट मास जो है वैरी विद रेस्पेक्ट टू स्पीड, है ना, जो कि रिलेशन भी है कि m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे जो m नॉट होता है वो होता है मास एट रेस्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट का मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, तो उसके मास में जो वेरिएशन आएगा वो होगा m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v is the velocity of object, c is the velocity of the speed of the light। ठीक है, तो मास जो है वो स्पीड पे या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्ज को हम कंजर्व मान सकते हैं। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व ऑन अ सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने बताया था कि टोटल सिस्टम पे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था, टोटल सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, जबकि मास का कंजर्वेशन का अभी तक जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द चार्ज एंड मास। मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, चार्ज इज ऑलवेज सॉरी चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कैन बी क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड किया जा सकता है, मास कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। ओके, Q ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है जो भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, मास स्पीड के साथ वेरी करता है। ओके, सो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज, यू कैन से, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास, सो यू कैन राइट दिस रिलेशन, m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां पे v है ऑब्जेक्ट या की वेलोसिटी और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी कोई मास मूव करता है तो उसमें वेरिएशन आता है। ओके, मास में वेरिएशन
आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, COULOMB एपोस्ट्रोफी एस, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। ठीक है, इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन फोर्स लग रहा होता है, मींस या तो सेम चार्जेस होंगे या फिर अपोजिट चार्जेस होंगे। तो सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो उन्होंने जो डिफरेंट चार्जेस के बीच में, लाइक या अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रुके हुए चार्जेस हैं। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था टॉर्जन बैलेंस। ठीक है, टॉर्जन बैलेंस कुछ नहीं था, एक अरेंजमेंट था जिसमें एक वायर है ना, और वायर से एक नॉब अटैच थी। नॉब में, ठीक, ये पूरा ग्लास से कवर्ड था और ये पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं बता देता हूँ। और एक यहाँ पे सर्कुलर स्केल लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या था, पैसेज था जिससे हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आते। ठीक, और ये मूवेबल थी, इस तरीके से मूव कर सकती थी। तो ये देखा गया कि जब चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी, यहाँ पे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑलरेडी, उसके पास लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। और इस डिफ्लेक्शन के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कोई दो पॉइंट चार्जेस है ना, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है, मींस जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर मिक्स कर ले तो ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया उन्होंने और सेकंड स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट उन्होंने टॉर्जन बैलेंस या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो लॉ था, ठीक, दिस लॉ इज गिवन बाय द चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं कूलम्स लॉ। ओके, तो हमें मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि टू चार्जेस kept in space and distance between them is small r, then the force, electrostatic force, which may be attractive or repulsive, is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक, तो इस तरीके से ये कूलम्स लॉ हो गया। अगर इसको आप देखें तो आपको क्लास 11th की फिजिक्स में भी एक ऐसा ही लॉ आपने पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉइंट मासेस स्पेस में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आया था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे G जो था उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, विजिबल है? अच्छा, ये विजिबल नहीं है तो इसको ऊपर लिख देते हैं।
इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आता है, जहां पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये लॉ आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था, ग्रेविटेशन लॉ इन मैकेनिक्स पार्ट 1 मींस आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा था। सिमिलरली वैसे ही ये कूलम्स लॉ भी है, ठीक है, बट इनमें सिमिलैरिटी है। फॉर्मूला इनवर्स के टर्म में आप कह सकते हो कि डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो सेम है, बट ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलम्स ने डिफाइन किया वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं आगे आने वाले पॉइंट्स में लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैंने सिमिलरिटी डिस्कस की कि कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। तो यहां तक नोट करेंगे, ओके, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो कूलम्स का स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे कि इफ टू चार्जेस केप्ट इन स्पेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, then force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो ये कूलम्स का फॉर्मूला हो गया। यहां पे जो k है वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं। मीडियम मतलब उनका सराउंडिंग मीडियम क्या है, एंड also depends on units of F, Q1, Q2 and R, ठीक है। K की जो वैल्यू है जो कि हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना है वो डिपेंड करता है कि चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, और दूसरा फैक्टर कि F, Q1, Q2 और R की जो हम यूनिट लेते हैं वो किस सिस्टम में लेते हैं, SI सिस्टम में लेते हैं, CJ सिस्टम में लेते हैं, किस सिस्टम में लेते हैं, उन पे भी ये K की वैल्यू डिपेंड करती है। अगला पॉइंट, अगर यूनिट्स ऑफ F, Q1, Q2 and R are taken in SI सिस्टम, ठीक है। तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी यूनिट लिखनी है K की, तो फोर्स होता है न्यूटन। ये मैंने कहा कि SI में लिखना है तो डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं, और अपॉन में कूलम इनटू कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर। ये यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम को ऊपर ले आएंगे C की पावर -2। तो बोथ आर करेक्ट। आप आइदर लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर आप लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। तो K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मीडियम पे कि किस मीडियम में पार्टिकल्स रखे हुए हैं या चार्जेस रखे हुए हैं, और किस सिस्टम में हमने F और Q की यूनिट्स ली हैं, ओके। तो यहां पर एक जो नया सिंबल आया है जिसको हमने लिखा, ये E की तरह आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये जीरो लगा है तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां तक समझ में आ गया तो आगे देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलम्स का लॉ है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, the force of attraction or repulsion between two charges is 1/4 pi epsilon naught, K की वैल्यू Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अगर आपने Q1 Q2 और R और F को SI सिस्टम में लिया है तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, अगर हम मान लें SI सिस्टम की बात करें और ये देखें, इफ
Q1 और Q2 दोनों बराबर हो और मान लो 1 कूलम के बराबर है, सेम चार्जेस है। अब सेम चार्जेस है तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। और R उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, मतलब दो सेम चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो F आएगा निकल के वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आई। हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए और उनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो 1 मीटर थी। एसआई सिस्टम में सारी चीजें भी, तो इन्हीं के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होगा वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repels equal and similar charges which are kept at a distance 1 meter, which are kept at a distance 1 meter. ठीक है, तो 1 coulomb which are kept at a distance 1 meter and the force between them is 9 into 10⁹ न्यूटन। आप कह सकते हो कि 1 कूलम वो चार्ज होता है, वो अमाउंट होता है चार्ज का जो किसी स्पेस में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हों एंड उनके बीच लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे दो चार्जेस हों जो कि एक यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हों और वो डिस्टेंस हमने मीटर में ली हो और उनके बीच अगर हम फोर्स मेजर करें वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर लग रहा हो, तो वो दोनों चार्जेस 1 कूलम के होंगे। इस तरीके से आप 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमने चार्जेस रखे हुए हैं उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने 9 इंटू 10⁹ ली है। ठीक है, इसका मतलब ये चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम, कैप्ट इन वैक्यूम। अदर मीडियम लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, 9 इंटू 10⁹ तो वैक्यूम में रखे हुए। ओके, ठीक है, तो कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि दो चार्जेस जो कि पॉइंट चार्जेस हैं अगर वो स्पेस में रखे हुए हैं, है ना, तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखो, और ये जो फोर्स लग रहा होता है चार्जेस के बीच में ये डिपेंड करता है कि कौन सा सराउंडिंग मीडियम है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। Coulomb's law in vector form, वेक्टर फॉर्म में हम देख लेते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में भी हम देख लेते हैं। सपोज करिए कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, ओके, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R, ठीक है, तो सिमिलर चार्जेस है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, रिपल करेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक, इस वाले चार्ज पे Q1 पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरफ है जो एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे तो खैर एक लाइन में ही है, इन लाइन फोर्सेस है, इसलिए आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट किसी एंगल पे होंगे तो हमें वेक्टर्स के एडिशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो अगर हम लिखें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, तो फॉर्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब हमें इसके साथ डायरेक्शन और स्पेसिफाई करनी है, तो हम देख रहे हैं कहां से, ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगा रहा है, तो डिस्टेंस किधर से मेजर करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, और ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताए,
जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। यूनिट वेक्टर आपने 11th में पढ़ा होगा। मान लो हम R12 ही लिख रहे हैं, तो ये होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें ये स्पेसिफाई करता है कि जो हमने फोर्स की डायरेक्शन ली है, मेजर जब हम कर रहे हैं 1 से 2 ली है, ठीक है। और फोर्स लग किस पे रहा है, चार्ज 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से। इसी तरीके से हम यहां लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, बस हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर चाहें तो इसको ना लिखें, क्या लिख दें, अलोंग कोई पॉइंट ले लें, ए बी ले लें, तो अलोंग ए बी, यहाँ पे लिखेंगे अलोंग बी ए, इस डायरेक्शन। तो सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर कोई नेट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वाला जो वेक्टर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि जो हमने डिस्टेंस मेजर की है वो 1 से 2 ली है जब इधर की तरफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस 2 से 1 ली है, ओके। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने की, पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आपको पता है जो वेक्टर R21 है, मतलब जो ये हमने डायरेक्शन ली है यूनिट वेक्टर की, R21 ये डायरेक्शन ली, और जो वेक्टर R12 है यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ली है, दोनों बराबर हैं। जो डिस्टेंस है R वो चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग ली है। R21 मींस 2 से 1 की डिस्टेंस, R12 मींस 1 से 2 की डिस्टेंस, सिर्फ मेजर करने की डायरेक्शन अलग है, दोनों बराबर है। सिर्फ अगर इनको एक डायरेक्शन में करना हो तो माइनस ले लो साइड, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां से हमें यह पता चलता है कि जो फोर्स F12 होगा वो बराबर होगा F21 के, बस केवल डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से ये पता चलता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड में सेम हो सकते हैं बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पे पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट, ये जो फोर्सेस हैं F12 या फिर F21, ये एक्ट कर रहे हैं, आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, मींस इसका क्या मतलब हो गया कि F12 फोर्स जो है एंड F21 फोर्स जो है, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस मींस ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ये सेंट्रल फोर्सेस मींस सेंटर के अलोंग लगते हैं। तो दीज टू इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। अच्छा, यहां से अगर आप इसको रिलेट करें तो कूलम फोर्स जो है या कोलंबियन फोर्स कह सकते हो, वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, थर्ड लॉ, है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना। रिएक्शन फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वैसा ही कोलंबियन फोर्स जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ओके। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ के बारे में, कि व्हेन द टू पॉइंट चार्जेस आर केप्ट in a space, है ना, then the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, है ना। एक चीज तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने बताया। वेक्टर फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि वो जो फोर्सेस जो चार्ज के बीच में लग रहे हैं वो फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, अलोंग द लाइन जो उनको ज्वाइन करती है उसके अलोंग एक्ट करते हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस हैं। दूसरा, अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स सेम होगा, बस उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि दो फोर्सेस जो कि सेम हो मैग्नीट्यूड में बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, ऐसा न्यूटन के थर्ड लॉ में होता है। तो कूलम्बियन फोर्स लगभग सिमिलर होता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। इसके लिमिटेशंस और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। उससे पहले अगर रेंज की बात करें कि ये कहां से कहां तक
एक्ट करता है। जो कूलम्स लॉ है या कूलम्स फोर्स है ना, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, तो ये वैरी करता है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक। इतनी डिस्टेंस के बीच में ये इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। 10⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर तक ये फोर्स लगता है। अगला है लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। ओके, एक मिनट में चेक कर लूं। लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो लिमिटेशंस देखो क्या है। पहला पॉइंट कि जो चार्ज होनी चाहिए मस्ट बी पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज इस तरीके के एक पॉइंट पे, एक्सटेंडेड चार्जेस नहीं है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। हम बिखरे हुए, फैले हुए एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फोर्स को हम इस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन आपने क्या देखी? चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। जो चार्ज हो मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी रुके होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो दीज आर दी सर्टेन लिमिटेशंस फॉर ऑफ द कूलम्स लॉ कि चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए और वो रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में परमिटिविटी ऑफ दी स्पेस डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।